बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको यकीन है न खाला, ये तावीज़ काम करेंगे? शाइस्ता अपने कांपते हाथों में पकड़े तावीज़ का बगौर जायज़ा लेती डरे सहमे अंदाज में अपनी खाला से मुखातिब हुई, जो चाय बनाकर इन्हें कप में डाल रही थीं। हाँ, करेंगे काम 100%। मेरे तावीज़ात में नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं होती। तुम खामोशी से अदनान की चाय में ये तावीज़ मिला देना और ध्यान से वो चाय का कप अदनान को देना, किसी और को नहीं। आलिया ने सरगोशियाना लहजे में इसे समझाया और कप को ध्यान से ट्रे में रखने लगी। अगर ऐसी बात है तो हम ये तावीज़ अदनान की जगह आमिर को भी तो पिला सकते हैं ना। वो अपनी मुट्ठी को बंद करती आलिया को उम्मीद की निगाहों से देखने लगी। जानती हो ना आमिर की माँ को, वो मुझसे दुगनी तेज़ है इन कामों में। मैं अगर जादूगरनी हूँ तो वो महा जादूगरनी है, फ़ौरन पहचान जाएगी और तोड़ कर देगी। मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, अदनान ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। आलिया इसे आंखें दिखाते हुए बोली और इसकी बंद मुट्ठी खोलकर तावीज़ निकाला और कप में घोलकर इसे अच्छे से चम्मच से हिला दिया। जब मैं कहूँगी चाय लेकर लाउंज में आना और अदनान की तरफ देखकर वही 3 अल्फाज पढ़ना जो मैंने तुम्हें पढ़ने को दिए हैं, फिर देखना वो कैसे तुम्हारा दीवाना होता है। आलिया ने शाइस्ता को सरगोशियाना अंदाज में समझाया। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अपनी बात कहकर वो कमरे से निकल गई और शाइस्ता खामोशी से खड़ी अपनी छोटी खाला के पास चली आई। खाला, आप ही बड़ी खाला को समझाएं ना कि एक वो अदनान के बजाय आमिर की माँ पर जादू कर दें ताकि वो हमारी शादी के लिए मान जाएं। मैंने खाला के कहने पर ही आमिर को अपना दीवाना बनाया था और अब वो आमिर की जगह अपने पड़ोस के लड़के से मेरी शादी करवाने को मचल रही हैं। आलिया से नाकामी होने पर वो सदफ से इस्तदा करने लगी। आमिर को अपने प्यार के जाल में फंसाने के चक्करों में वो खुद इस पर अपना दिल हार बैठी थी। तुम्हारी बड़ी खाला और आमिर की माँ दोनों एक ही जैसी हैं। किसी दौर में दोनों मिलकर ही जादू किया करती थीं और करवाया करती थीं। रिफत बाजी ने भी आलिया को अपनी भाभी बनाने के लिए अपने भाई पर तावीज़ किए थे। इसीलिए आमिर को दफ़ा करो और अदनान को एक बार मिल लो। सदफ ने इसे बेहतरीन अल्फाजों में इन दोनों का सच बताया। वो गहरी सांस लेती चाय की ट्रे उठाकर लाउंज की जानिब बढ़ने लगी। पता नहीं लड़की कैसी हो, अल्लाह करे अच्छी ही हो, वरना मजबूरी के तहत मुझे ये करवा घूंट भी पीना ही पड़ेगा। बेचैनी से टांगे हिलाता अदनान बेचैन निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ाते मन ही मन में बोला। अदनान का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। खुद सरकारी नौकरी करते हुए इसे 6 माह ही हुए थे। आलिया के शौहर साजिद के बार बार कहने पर वो आलिया की भांजी को देखने अपने बड़े भाई के हमरा चला आया। किचन से बाहर आती शाइस्ता पर पहली नज़र पड़ते ही इसका चेहरा उतरने लगा। 5 फुट की सांवली रंगत की दुबली पतली शाइस्ता इसे कुछ ख़ास अच्छी ना लगी। वो बुरी सी शक्ल बनाकर गहरा लंबा सांस लेते सीधा हुआ। वो इस रिश्ते से इनकार कर देता, मगर शाइस्ता से नज़रें मिलते ही इसका दिमाग बदलने लगा। अदनान से नज़रें मिलाते ही शाइस्ता आलिया के बताए हर्फ पढ़ने लगी। अदनान की निगाहें इसके चेहरे पर ठहरने लगी। शाइस्ता ने झुककर अदनान के सामने पड़े मेज़ पर ट्रे रखी और धीरे से अपना सांस खारिज करने के बजाय इस पर अपना पढ़ा हुआ दम कर दिया। सलाम दुआ करने के बाद शाइस्ता फ़ौरन किचन में वापस चली आई। आलिया ने मुस्कुराते हुए अदनान को चाय सर्व की। सामने बैठी शाइस्ता की माँ आंखों के इशारों से आलिया को अदनान से इसकी रजामंदी पूछने का कहने लगी। जवाब में आलिया ने सब्र करने का मशवरा दिया। वो पहले इसे तावीज़ वाली चाय पिलाना चाहती थी, फिर इसके बाद अगला कदम उठाना चाहती थी। पसंद आया फिर लड़का, या तुम्हें भी मनाने के लिए तावीज़ पिलाना पड़ेंगे? शाइस्ता के किचन में कदम रखते ही सदफ ने इसे घेर कर धमकी भरे अंदाज में कहा, क्या खाला आप भी? लड़का अच्छा है लेकिन आमिर। शाइस्ता के लहजे में कन्फ्यूज़न था।
वो आमिर को दिल के एक कोने में रख कर अदनान को पसंद कर बैठी। बिल्कुल अपनी लाडली मासी की तरह आदतें हैं तुम्हारी, एक जगह दिल नहीं ठहर सकता तुम्हारा। सदफ ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। चाय पीने के बाद अदनान और जैन वहाँ से चले गए। मोटरसाइकिल जैन चला रहा था और अदनान गहरी खामोश निगाहों से सड़क पर तेज़ी से दौड़ती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को देख रहा था। फिर कैसी लगी तुम्हें लड़की? मुझे तो कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे ये लोग। लड़की मेरे ख्याल से आमिर को अब भी पसंद करती है। अदनान की खामोशी तोड़ने के लिए जैन ने अपनी राय का इजहार किया। हाँ, लड़की मुझे भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी, अदनान ने कहा। इससे पहले वो कुछ और कहता, इसे अपना सर किसी की गिरफ्त में जकड़ता हुआ महसूस होने लगा और वो दोबारा खामोश हो गया। घर जाकर बात करते हैं इस मौजू पर, जैन ने कहा और ध्यान से बाइक चलाने लगा। तावीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और अदनान शाइस्ता को सोचने लगा। इसका चेहरा इसके दिलो दिमाग में घूमने लगा। शाइस्ता अच्छी लड़की है, इससे शादी करके तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसे अपना लो। अदनान के कानों में मुसलसल यही सरगोशी होने लगी और वो सोचने पर मजबूर होने लगा, शाइस्ता से शादी करके इसे क्या फ़ायदा मिल सकता है। घर पहुंचकर अदनान सीधा अपने कमरे में चला गया। नाइला छत पर बैठी कपड़े सिलाई कर रही थी। जैन इनके पास आकर बैठा ही था कि उन्होंने झट से इससे पूछा। अदनान के रवैये से तो लग तो नहीं रहा कि इसे लड़की पसंद आई है और मुझे भी कुछ ख़ास मुनासिब नहीं लगे लोग। आपको खुद जाना चाहिए था लड़की देखने के लिए। जो चीज़ें आपकी नज़र देख सकती है वो हम लड़के नहीं देख सकते, जैन ने उलझे हुए लहजे में कहा। मुझे आलिया ने ही कहा था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले लड़का खुद लड़की को देख ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अदनान से पूछती हूँ। नाइला अपने इर्द गिर्द फैले कपड़े समेटते हुए बोली और अदनान को आवाज़ें लगाने लगी। अदनान, अदनान, अदनान। 3-4 बार पुकारने पर भी अदनान इनके पास नहीं आया। जैन अपने कमरे में चला गया और नाइला बेगम अदनान के कमरे में जाने लगी। वो बिस्तर पर लेटाना चाहते हुए भी शाइस्ता को सोचने लगा। इसका दिमाग इसकी मोहब्बत में कम और अपने मफाद के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। सो तो नहीं गए हो? कमरे को अंधेरे में डूबा पाकर उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जाग रहा हूँ अभी, आप जाएं मेरे कमरे से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। इसने उखड़े लहजे में जवाब देकर माँ को हैरान कर दिया। वो बिना कुछ कहे इन्हीं उल्टे कदमों वापस चली गईं। अगर कल तक अदनान ने जवाब ना दिया तो आप खुद इससे बात करना और इसे लालच देना इस रिश्ते के लिए, फिर तो वो 100% मान जाएगा, आलिया ने कहा। इसने अदनान को अपने जाल में फंसाने के लिए एक से ज़्यादा प्लान तैयार कर रखे थे ताकि एक प्लान के नाकाम होने पर वो दूसरा प्लान इस्तेमाल कर सके। तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं अपने घर का लालच इसे कैसे दे सकता हूँ? माना कि वो मेरे बाप दादे का घर है लेकिन मेरे नाम पर नहीं है। आलिया की बात सुनते ही मोटरसाइकिल चलाता वकास भड़क उठा। मैं कौन सा कह रही हूँ कि सारे घर का लालच दो, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ अपने हिस्से का लालच दो। हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं और मैं तुम्हारे भाई के बेटे को तो तुम्हारे हिस्से का मकान देने से रही नहीं। इससे बेहतर है मेरी भांजी का घर बसा दो, आलिया ने बुलंद आवाज़ में कहा। वो खुद जितनी ख़तरनाक थी इससे कहीं ज़्यादा इसका दिल काला था। अच्छा दिमाग मत खा, मुझे मोटरसाइकिल ध्यान से चलाने दो। वकास आलिया के हर इरादों से वाकिफ़ था और इसके जादू टूने करवाने की फितरत से भी वाकिफ़ था। इसके साथ मिलकर कई बार खुद भी जादू करवा चुका था। घर पहुंचते हुए रात हो गई। वकास आराम करने बिस्तर पर लेट गया और आलिया वकास को मनाने के लिए इसके लिए पानी पर पढ़ाई करने लगी। पानी दम करके इसने पानी वकास के कूलर में डाल दिया। रात के वक्त वक्फे से उठकर पानी पीना इसकी आदत थी। पानी की करामात से सुबह होने तक वो अपनी बीवी का फर्माबरदार शौहर बन चुका था।
आलिया बेड पर बैठी कुछ नया करने का सोच रही थी। आंखें खुलते ही वकास की नज़र आलिया पर पड़ी और वो इसे उदास समझकर इसका दिल बहलाने लगा। तुम उदास मत हो मेरी शहजादी, मैं सुबह होते ही अदनान से बात करता हूँ। बातों ही बातों में इसे बताऊंगा कि मेरा जो कुछ है वो इसका हो सकता है अगर वो शाइस्ता से शादी कर ले। वकास आलिया का हाथ थाम कर बोला। बदले में वो मुस्कुरा दी। वकास की रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जिससे वो अच्छा खासा कमा भी लेता था और दूसरा नशे की खरीदो फरोख्त करने के काम में भी महारत रखता था। अगली सुबह नाश्ते के मेज़ पर नाइला बेगम दोबारा इससे शाइस्ता के बारे में पूछने लगी। फिर बताया नहीं तुमने, लड़की कैसी लगी? मैंने फिर आलिया को जवाब भी देना है। मुझे सोचने का वक्त तो दें अम्मी, शाम तक बता दूंगा, अदनान ने बेजारियत से कहा और फिर उठकर वहाँ से चला गया। अल्लाह जाने क्या हो गया है इस लड़के को, जब से लड़की देखकर वापस आया है उखड़ा सा रहने लगा है। अदनान के जाने के बाद नाइला आहिस्तगी से मन ही मन बोली। अदनान अपना सीना मसलता हुआ घर से मार्केट चला आया। पहली बार तावीज़ पीने की वजह से इसका मन बेचैन और भारी भारी सा होने लगा था। मन में लगी आग बुझाने के लिए एक ठंडी बोतल पीने के बाद वो वकास की दुकान पर चला आया। वकास वैसे भी इससे बात करने के इरादे में था। अदनान को चाय पिलाने के बाद वकास ने बात का आगाज़ बिजली के बिल से किया। नाइला बता रही थी इस बार तुम लोगों की बिजली का बिल 16,000 आया है, तुम्हें ही अदा करना पड़ेगा। जैन तो कोई काम करता नहीं है, आज तुम्हारी ही नौकरी सरकारी है। जी भाई क्या करूं, देना तो पड़ेगा, मजबूरी है, अदनान ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया। वकास ने अपनी जेब से 16,000 निकाले और बिना देर लगाए पैसे अदनान के हाथ में थमा दिए। ये पैसे किस चीज़ के हैं? वो इसे सवालिया निगाहों से तकते हुए बोला। बिल के हैं पैसे, मैं चाहता हूँ तुम अपनी तनख्वाह के पैसों से कोई कमेटी डाल लो ताकि तुम्हारी शादी पर काम आ सके, बाकी मदद मैं भी करता रहूँगा, वकास ने मुस्कुराते हुए कहा। वो पड़ोसी होने के साथ दूर के रिश्तेदार भी थे। वकास की बातें सुनकर अदनान को कुछ कुछ समझ आने लगी थी कि शाइस्ता से शादी करके इसे क्या और किस तरह का फ़ायदा मिल सकता है। शुक्रिया भाईजान, मैं जल्द ही आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अदनान ने शुक्रिया अदा करते हुए पैसे अपनी पॉकेट में रख लिए। वकास ने शाइस्ता के मुतालिक कोई बात नहीं की। शाम के वक्त अदनान घर वापस आया। जैन ने नाइला को अदनान के इरादे से आगाह कर दिया कि इसे लड़की अच्छी नहीं लगी थी। आलिया सालन देने के बहाने नाइला की तरफ आई। वो बातों ही बातों में इनके इरादे जानना चाहती थी। कभी चक्कर लगाए ना चाची मेरे साथ रुखसाना के घर, इसी बहाने आप भी शाइस्ता से मिल लेना और घर भी देख लेना। आलिया किचन में पड़े बर्तन धोते हुए नाइला से मुखातिब हुई। आलिया की बात सुनकर नाइला के आटा गूंथते हाथ रुके। वो इसे अदनान के इनकार के बारे में बताने में उकताहट महसूस करने लगी, मगर इसे अंधेरे में रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए हिम्मत जुटाकर अदनान की मर्ज़ी बताने लगी। बात अब बच्चों की होती है, अगर वो एक दूसरे को पसंद ना करें तो क्या कर सकते हैं, नाइला ने नज़रें चुराते हुए कहा। आलिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। अपना गुस्सा ज़ब्त करती वो खामोश रही। घर जाने के बाद वो सीधा छत पर चली आई। वो यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाकर बिल्ली तलाश करने लगी। छत के कोने में बैठी बिल्ली को पकड़ा और नीचे आकर खुद को कमरे में बंद कर दिया। मैं भी देखती हूँ तुम लोग इस रिश्ते से कैसे मना करते हो। इतने सालों से मैं तुम लोगों को यूं ही मुफ्त में नहीं खिला रही हूँ। इसने गुस्से से मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, इसे ज़मीन पर रखा और फिर 4 मोमबत्तियाँ रोशन करके कमरे की लाइट ऑफ की और इन 4 मोमबत्तियों को अपने चारों अतराफ रख दिया। एक कांच की प्लेट में अपने सर के बाल काट कर रखे और फिर अगवा की गई बिल्ली को दरमियान में रख दिया और आंखें बंद करके मंतर पर मंतर पढ़ने लगी। अपने वजूद में कपकपाहट तारी होने तक वो मुसलसल मंत्रों का जाप करती रही। रफ्ता रफ्ता इसे महसूस होने लगा
وہ جس ہستی کو بلا رہی ہے وہ ہستی آ چکی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر وہ جن کے سائے کو دیکھ پا رہی تھی۔ موم بتیوں کی مدھم مدھم روشنی میں جن کا سایہ سامنے دیوار پر ایک بھیانک عکس چھوڑ رہا تھا۔ عالیہ نے اپنے بالوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے منتر پڑھا۔ اس کے منتر پڑھتے ہی جن نے وہ بال اٹھا لیے اور اپنے خنجر جیسے تیز ناخنوں سے بلی کی گردن پر وار کر کے اس کا سر وجود سے الگ کر دیا۔ عالیہ کا چہرہ خون سے بھر گیا اور وہ جن غائب ہو گیا۔ اب دیکھتی ہوں عدنان کیسے نہیں حامی بھرتا اس رشتے کے لیے۔ اپنا خون سے بھیگا ہوا چہرہ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ لائٹ آن کر کے اس نے سب سے پہلے بلی کی گردن کو شاپر میں ڈالا۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ شاپر کو لوہے کے صندوق میں بند کرنے کے بعد وہ جلدی سے فرش پر جمے خون کو صاف کرنے لگی۔ وقاص کے آنے سے پہلے وہ کمرہ صاف کر دینا چاہتی تھی۔ وقاص نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ گھر پر کوئی جادو نہ کرے، وہ بھی خاص کر کالا علم۔ کمرے کی صفائی کے بعد اب صرف بلی کی گردن کو ٹھکانے لگانا باقی تھا، وہ جو جن پہلے ہی لے کر جا چکا تھا۔ اس سے پہلے عالیہ اس کام کو بھی سر انجام دیتی، وقاص گھر آ گیا۔ عالیہ کتاب الماری میں چھپا رہی تھی جب وقاص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرے میں سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سر بدبو سے چکرانے لگا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے بدبو، تم جا کر فریش ہو جاؤ، تب تک میں دیکھتی ہوں، عالیہ نے کہا۔ وقاص واش روم گیا۔ عالیہ نے جلدی سے صندوق سے بیگ نکالا اور بھاگ کر چھت پر گئی اور یکدم ساتھ والے چھت پر بیگ پھینک کر فوراً اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شکر ہے یہ کام بھی آسانی سے ہو گیا، اب جلد ہی میری مراد پوری ہو جائے گی، عالیہ نے مسکراتے ہوئے سوچا اور کمرے میں خون کی بدبو ختم کرنے کے لیے اسپرے کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد عدنان جائے نماز سے اٹھا۔ سامنے انتظار میں کھڑے جن نے اپنا ہاتھ عدنان کے دل پر رکھا اور اسے اپنے قابو میں کرنے لگا۔ آہ میرا دل! اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا عدنان درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ شائستہ سے شادی کے لیے حامی بھر دو عدنان، وہ تمہارے لیے بہترین لڑکی ہے، جن اس کی آنکھوں میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ درد کی شدت کی وجہ سے عدنان شائستہ کے متعلق کہیں بات کو درگزر کر گیا۔ جن نے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹایا۔ ہاتھ ہٹنے کی دیر تھی، عدنان کا درد غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ شاید گیس ہو گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا اور من ہی من میں اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ گہری نیند سوئے عدنان کو کچھ الگ اور منفرد سا محسوس ہونے لگا۔ کمرہ اچانک گلاب کے پھولوں سے مہک اٹھا، ہر طرف موم بتیاں روشن تھیں۔ عدنان اپنی آنکھیں کھولو، یہاں آؤ میرے پاس۔ سرخ لباس میں ملبوس لڑکی اپنی زلفیں عدنان کے چہرے پر لہراتی اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھے اس کے کان میں میٹھے لہجے میں گفتگو کرتی محسوس ہوئی۔ گہری نیند سوئے عدنان نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولیں۔ سامنے شائستہ کے روپ میں کھڑا جن عدنان کو ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے قریب آنے کی دعوت دینے لگا۔ اس کے چہرے پر الگ سی مسکراہٹ تھی۔ جن کے روپ میں موجود شائستہ کے بدن سے آنے والی منفرد سی خوشبو نے عدنان کا دل و دماغ جکڑ لیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر شائستہ کی طرف بھاگا اور وہ مسکراتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شائستہ کے غائب ہوتے ہی وہ جھٹکا کھاتا نیند سے جاگ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا مگر لب مسکرا رہے تھے۔ خواب میں آنے والی شائستہ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ کتنا حسین خواب تھا۔ شائستہ اچھی لڑکی ہے، میں اب اسی سے شادی کروں گا۔ عالیہ کا کالا جادو کامیاب رہا۔ جن نے اپنا کام کر دیا تھا۔ عدنان دوبارہ سو گیا، اس امید کے ساتھ کہ خواب میں شائستہ کا دیدار دوبارہ ہو جائے۔ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے عدنان نے اپنا فیصلہ سنا کر سب کو چونکا دیا۔ امی مجھے شائستہ پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔
आप इसी साल की किसी भी माह की तारीख ले आए शादी के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो अदनान? परसों तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें वो लड़की अच्छी नहीं लगी और अब इसी साल शादी की भी बात कर रहे हो। अदनान के फैसले ने ज़ैन को चौंका दिया। मैंने कब कहा था ऐसा? मैंने सिर्फ सोचने का वक्त मांगा था। आप आलिया आंटी को बता दें मेरी रजामंदी और इनके साथ कल ही चली जाएं इनकी बहन के घर। अदनान ने संजीदगी से कहा। इसके लहजे में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैं एक बार खुद लड़की को देख लूं, फिर रिश्ता आगे बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। और शादी तो 2 या 3 साल बाद ही मुमकिन है। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुश्किल से घर के अखराजात पूरे होते हैं, नाइला ने तहम्मुल भरे अंदाज में कहा। अदनान का जज्बाती अंदाज इन्हें परेशान करने लगा था। शादी के अखराजात की फ़िक्र आप मत करें। जो रिश्ता करवा रहा है वो अखराजात भी उठा लेगा। अगर मुझ पर रहा तो फिर मेरी शादी नामुमकिन ही समझें, क्योंकि इस घर के ना ही अखराजात ख़त्म होंगे और ना ही मेरे पैसे जमा होंगे। अदनान ने गुस्से से कहा और फिर नाश्ता अधूरा छोड़कर वहाँ से चला गया। नाइला बर्तन समेटने लगी। बज़ाहिर तो वो कुछ ना बोली, मगर दिल में अदनान को लेकर सख्त परेशान होने लगी। सारा दिन कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ रहने की वजह से नाइला बेगम आलिया के घर जाना भूल ही गई। आलिया बेसब्री से नाइला की राह देख रही थी। इसे पूरा यकीन था नाइला खुद चलकर आएंगी। शाम के वक्त अदनान घर वापस आया और सबसे पहले माँ से रिश्ते के मुतल्लिक ही सवाल पूछा। आज सारा दिन सिलाई में ही मसरूफ़ रही तो याद ही नहीं रहा, कल चली जाऊंगी, नाइला सालन प्लेट में डालते हुए बोली। जवाब सुनते ही अदनान का रवैया बदलने लगा। मैंने जब आपको कहा था आज ही बात करनी है तो फिर क्यों नहीं गई आप? चलें अभी मेरे साथ। वो गुस्से से कहता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और माँ का हाथ पकड़कर इन्हें आलिया के घर लेकर जाने लगा। क्या कर रहे हो अदनान? सुबह बात कर लूँगी। नाइला बेगम ने इसे रोकना चाहा, मगर अब वो कहाँ रुकने वाला था। ज़बरदस्ती माँ को आलिया की तरफ ले आया। घर आपस में जुड़े हुए थे, सिर्फ एक दीवार हायल थी दोनों घरों के दरमियान। जब आप कहेंगे मैं इसी दिन आपको रुखसाना की तरफ ले जाऊंगी, फिर आप रुखसाना से खुद ही मामलात तय कर लीजिएगा, आलिया ने आम से लहजे में कहा। इसका चेहरा नॉर्मल था, मगर दिल खुशी से नाच रहा था। फिर जीत की खुशी थी। परसों चलते हैं, फिर मुझे छुट्टी भी है, तभी शादी की तारीख रख देते हैं। आलिया के कुछ कहने से पहले ही अदनान बोल पड़ा। अदनान की बेचैनी देखकर आलिया के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट सजी। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों को बेहतर लगे, आलिया अपनी दाईं टांग अपनी बाईं टांग पे रखते हुए बोली। सुर्ख लिबास पहने वो आईने के सामने खड़ी थी। आलिया इसके खुले बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करने के बाद इसने गुलाब का इत्तर इसे लगाया। ये क्या चुड़ैल बना रही हैं खाला आप मुझे? सुर्ख लिबास पहनाकर बाल खोलकर मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ। शाइस्ता को अपनी लुक अच्छी ना लगी और वो मुंह बनाकर बोली, कभी कभी चुड़ैल भी बाजी ले जाती है। इसी हुलिये में अदनान के सामने जाना और तुम्हारे चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट होनी चाहिए। आलिया शाइस्ता को बिल्कुल वैसा ही तैयार करना चाहती थी जैसे अदनान इसे ख्वाब में देखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। आलिया ने शाइस्ता के हाथ में तावीज़ दिए और इसे समझा दिया कि आज फिर वो इन तावीज़ों को अदनान की चाय में डाल दे। शाइस्ता ने बिल्कुल वैसे ही किया। शाइस्ता पर नज़र पड़ते ही अदनान को अपना ख्वाब याद आने लगा और वो इसके इश्क में गिरफ्तार होने लगा। अदनान की ख्वाहिश थी कि जल्द ही शादी कर दी जाए, मगर नाइला ने फ़िलहाल सिर्फ बात पक्की करने का कहा और रुखसाना ने हाँ कर दी। बात पक्की करके नाइला और अदनान घर वापस चले गए। मुझे नाइला बाजी इस रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। मुझे डर लग रहा है। हम तावीज़ के ज़रिए रिश्ता तो करवा रहे हैं, कहीं बाद में कोई मसला न बन जाए। इनके जाने के बाद रुखसाना ने कहा। वो नाइला की खामोशी पड़ चुकी थी, इसीलिए परेशान होने लगी।
कुछ नहीं होता रुखसाना, तुम बिला वजह परेशान होती हो। और कहाँ पर करोगी शाइस्ता की शादी? अदनान के साथ होगी तो मैं ध्यान रखूंगी इसका, हर लिहाज से मदद भी करती रहूंगी। तुम बेफिक्र रहो। कहीं बाहर रिश्ते तलाश करोगी तो लोग तुमसे सवाल करेंगे कि शौहर के होते हुए भी अलग घर में क्यों रहती हो। ना शौहर से तलाक ली है और ना सुलह की है। आलिया गीले बर्तन को कपड़े से पोंछते हुए बोली। इसकी बात में दम था, बस इसी वजह से रुखसाना खामोश हो गई और इस रिश्ते पर मज़ीद सवाल नहीं उठाए। नाइला सिर्फ मंगनी करना चाहती थी, वो भी सिर्फ अदनान की ज़िद की वजह से, वरना इसका दिल इस रिश्ते पर बिल्कुल राज़ी नहीं था। लेकिन आलिया चाहती थी कि निकाह हो जाए ताकि ये रिश्ता फिर टूट ना सके। इस काम को पूरा करने के लिए इसने वकास का सहारा लिया और इसे नाइला से बात करने का कहा। मंगनी करके बिला वजह खर्चा करने की क्या ज़रूरत है चाची? मंगनी से अच्छा है आप निकाह कर लें, बाद में होने वाला खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन वकास तुम्हें तो मालूम है मैं गरीब बेवा औरत हूँ, फ़िलहाल इतनी बचत नहीं है हमारी कि निकाह कर सकूँ। जो पैसे जमा किए थे वो दूसरी मंजिल बनाने पर लगा दिए। मैं तो तुमसे बात करना चाह रही थी कि तुम अदनान को समझाओ कि वो फ़िलहाल शादी की ज़िद छोड़ दे, मगर तुम तो खुद यही चाहते हो। नाइला ने कहा। वो सख्त परेशान थी इस मामले को लेकर, न मुकम्मल तौर पर इनकार कर पा रही थी इस रिश्ते से और न ही मुकम्मल तौर पर इसे कबूल करने की हिम्मत जुटा पा रही थी। मैं भी तो आपका बेटा हूँ चाची, निकाह के सारे अखराजात मैं उठाऊँगा और शादी के अखराजात भी, आप बस बिस्मिल्लाह करें। वकास इन्हें उम्मीद दिलाते बोला। नाइला और अदनान का सबसे बड़ा मसला पैसा ही था जो वकास ने हल कर दिया था। नाइला के पास अब इनकार का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने 1 हफ्ते की बुध को निकाह की तारीख दे दी। वाह अम्मी वाह, बेटे की निकाह की तारीख भी तय कर दी और मुझे बताना तक भी मुनासिब नहीं समझा। बड़ी बेटी हूँ मैं आपकी, अदनान को बच्चों की तरह पाला है मैंने और आपने मुझे ही बेगाना कर दिया। मरियम 1 हफ्ते बाद गांव से वापस आई और माँ से अदनान की शादी की खबर सुनकर हैरानी के साथ दुखी होने लगी। कपड़े सिलाई करती नाइला खामोशी से आधे घंटे से इसके गिले शिकवे सुनती रही। मरियम के खामोश होने के बाद वो बोली, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया और अचानक ही सब कुछ हो गया। तुम घर रुको तो तुम्हें कुछ बताती मैं, अब जो होना था वो हो गया। कल बाज़ार जाकर लड़की के लिए निकाह का सफ़ेद जोड़ा ले लेना और साथ ज्वेलरी जूते भी। इसे साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1000 की जगह 10,000 की चीज़ पर हाथ रख दिया तो हम क्या करेंगे? नाइला ने पर्स से कुछ पैसे निकालकर मरियम को दिए। वो आजकल की लड़कियों के नखरे जानती थीं। शाइस्ता की पसंद के मुताबिक शॉपिंग ना करना इनकी मजबूरी थी। ठीक है, मैं कल ही बाज़ार जाकर शॉपिंग कर लूँगी, पैसे कम पड़े तो अपने पैसे डाल दूँगी। मरियम ने पैसे रख लिए और फिर अगले दिन जाकर शॉपिंग कर लाई। सादा सफ़ेद जोड़ा लेकर इसके साथ भारी सुर्ख जोड़ा ख़रीद लिया और साथ सेल में लगे सैंडल। शाइस्ता ने जिस तरह की शॉपिंग कही थी, मरियम ने वैसे ही कपड़े ख़रीदे। सारा सामान पैक करके वो और नाइला रुखसाना के घर दे आई। शाइस्ता मोबाइल पर आमिर और इकरा के निकाह की तस्वीरें देखकर अफसुर्दा होने लगी। इकरा के निकाह का जोड़ा वो जूम करके देखती तो कभी इन दोनों की रोमानवी तस्वीर को हसरत भरी निगाहों से देखती। इतना जल्दी बदल गए तुम आमिर, देखना अदनान तुमसे ज़्यादा अच्छा होगा। शाइस्ता आमिर की तस्वीर को जूम करके उदास लहजे में बोली। चलो आओ शाइस्ता, तुम्हारे निकाह की शॉपिंग देखते हैं। किरण जल्दी से कमरे में आई और शाइस्ता का हाथ पकड़कर इसे लाउंज में लाई। किरण ने जल्दी से शॉपिंग बैग ओपन किए और निकाह का जोड़ा बाहर निकाला। सादा रेशमी जोड़ा देखकर सबको हैरत होने लगी कि ये कैसा निकाह का जोड़ा है। आपी, तुम ये बकवास निकाह का जोड़ा पहनोगी? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा जोड़ा आमिर की बीवी से भी ज़्यादा अच्छा होगा, मगर ये तो बिल्कुल ही बेकार है। किरण जोड़े को हवा में लहराते हुए बोली। शाइस्ता की आंखों में आंसू आने लगे।
इसे अभी से अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आने लगा था। रखो इसे नीचे और जाओ अपने कमरे में, मैं बात करती हूँ नाइला से। निकाह के जोड़े को देखकर आलिया को भी हैरत होने लगी। इसने इसी वक्त मरियम को कॉल की और निकाह के जोड़े के बारे में बताया और कहा इसे तब्दील करवाए। 2 दिन बाद निकाह था। अब वो दोबारा से खर्चा करने के हालत में नहीं थे। पास बैठा अदनान सारी गुफ्तगू सुन रहा था मगर कुछ ना बोला। मजबूरन निकाह पर शाइस्ता को वही सूट पहनना पड़ा। निकाह के बाद जब शाइस्ता और अदनान का आमना सामना हुआ, अदनान को अजीब और अलग सी महसूस हुई। इसे वो अपनायत और एहसास नहीं हुआ जो इसे जादू पीने के बाद हुआ था। अरे अदनान, दूर खड़े हो, पास आओ शाइस्ता के। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीर बनाओ। अदनान दूर खड़ा था और शाइस्ता बुरी सी शक्ल बनाकर बैठी थी। आलिया समझ गई कि वो इसलिए उदास है कि अदनान इसके साथ मोहब्बत भरी तस्वीर नहीं बना रहा। इसीलिए वो खुद ही इसका हाथ पकड़कर इसे शाइस्ता के नज़दीक लाई और इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा दिया। 4-5 नॉर्मल तस्वीर लेने के बाद अदनान पीछे हट गया। अब हमें चलना चाहिए, रात हो रही है, घर पर मेहमान भी तो हैं, इनके खाने का भी बंदोबस्त करना है। अदनान ने रुखसाना से इजाज़त ली और फिर वहाँ से चला गया। इसके दिल में जागी शाइस्ता के लिए मोहब्बत का असर धीरे धीरे कम होने लगा था। शाइस्ता अपने कमरे में चली आई और फिर से आमिर और इकरा की तस्वीर देखने लगी। वो निकाह होने की खुशी में पार्टी मना रहे थे और अदनान ने इसे अभी तक एक मैसेज भी नहीं किया था। 1 साल बाद, 1 साल हो गया है और अभी तक तुम एक लड़के को काबू नहीं कर सकी। शादी को भी 1 हफ्ता होने वाला है मगर तुम इसे अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकी। आलिया रोती हुई शाइस्ता को डांट रही थी। वो हर बात पर रोती हुई शाइस्ता के पास चली आती थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खाला अदनान को काबू करने की, मगर वो बहुत तेज़ है। जब तक इस पर जादू का असर रहता है तब तक वो मेरा दीवाना बना रहता है, मगर जब जादू का असर ख़त्म होता है वो फिर से अपनी बातें मनवाने लगता है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बाल खोलूं तो कहता है बाल बंद करो। मैं अगर थोड़े फैशनी कपड़े पहन लूं तो तब भी मुझे पहनने नहीं देता। आप ही बताएं मैं क्या करूं? आमिर और इकरा को देखा है, सब कुछ करती है इकरा, वो इसे बिल्कुल मना नहीं करता। शाइस्ता ने रोते हुए अपना दुख बयान किया। वो शादी से पहले की तरह मॉडर्न ज़िंदगी जीना चाहती थी मगर अदनान चाहता था वो लोगों के सामने पर्दे में रहे। और शाइस्ता की कज़न पहले से भी ज़्यादा मॉडर्न बन गई थी और आमिर ने इसे मुकम्मल आज़ादी भी दे रखी थी। अच्छा बस अब रोना बंद करो, तुमसे तो कुछ होना नहीं है। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मैं करती हूँ कुछ, एक अच्छी सी दावत इन सब घर वालों की करती हूँ। आलिया इसे तसल्ली देते हुए बोली। शाइस्ता को घर भेजने के बाद आलिया ने सदफ को कॉल की और इसे अदनान और इसकी फैमिली को दावत पर मदऊ करने का कहा। आलिया एक बार खुद दावत कर चुकी थी, इसीलिए सदफ के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने लगी। सदफ ने भी हामी भर ली और अगले दिन नाइला के घर आकर इसे दावत का कह दिया। दावत से 2 दिन पहले आलिया सदफ के घर आई। वो जो भी प्लान बनाती वहीं आकर बनाती। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि अदनान को तावीज़ कम पिलाओ और जादू करना भी कम कर दो। तुम हर हफ्ते कुछ न कुछ कर देती हो इस पर, किसी दिन उलट गया जादू तो क्या करोगी? आलिया और सदफ पैदल ही बंगाली बाजी के पास जा रही थीं। रास्ते में सदफ इसे समझाने लगी मगर आलिया जादू टूने करने और करवाने में इतनी माहिर हो चुकी थी कि इसे ये सब खेल लगता था। बंगाली बाजी इस बार कोई ऐसा अमल बता दें जिसको करने के बाद लड़का शाइस्ता का ऐसा दीवाना बन जाए कि इसके इशारों पर नाचे। वो दिन कहे तो वो भी दिन कहे, वो रात कहे तो वो भी रात कहे। आलिया ने कहा, तुम जो अमल करने का कह रही हो इसको करने के लिए खर्चा भी बहुत होगा और मुश्किल भी। अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मुझे मंजूर है, आप जितने पैसे कहेंगी मैं देने को तैयार हूँ, आप बस काम कर दें।
आलिया ने फौरन हामी भरते कहा, ठीक है, मैं 1 माह बाद अमल शुरू कर दूंगी। फिलहाल मैं किसी और के लिए चिल्ला काट रही हूँ, बंगाली बाजी ने कहा। वो कुछ वक्त बात करना चाहती थी, मगर आलिया 1 माह इंतज़ार नहीं कर सकती थी। शाइस्ता और अदनान के हर दिन होते झगड़ों से इसे साफ लग रहा था कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाएगी। इसीलिए वो जल्द अज जल्द अदनान पर अमल करवा कर इसे हमेशा के लिए शाइस्ता का ग़ुलाम बनाना चाहती थी। नहीं बंगाली बाजी, मैं ज़्यादा दिन सब्र नहीं कर सकती। आपको आज कल ही करना पड़ेगा अमल। मैं अमल पर अमल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो तुम खुद अमल कर सकती हो। मैं तुम्हें अमल बता देती हूँ, बंगाली बाजी ने कहा और एक कागज़ पर सुर्ख रंग से अमल लिखने लगी। अमल लिखने के बाद इसे समझाने लगी कि कैसे और किस जगह और किस वक्त पर करना है, और आखिर में ताकीद करते हुए कहा, इस अमल को ध्यान से करना और ज़्यादा मिकदार में लड़के को मत पिलाना। पहले से ही इसका दिमाग बहुत उलझा हुआ है जादू के असर की वजह से। बंगाली बाजी ने इसके हाथ में तावीज़ पकड़ाते हुए कहा। आलिया ने हाँ में सर हिला दिया। अगर मुझे अमल करते हुए आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे राब्ता कर लूँगी। आलिया अमल को गौर से पढ़ते हुए बोली। अमल इसे थोड़ा मुख्तलिफ और मुश्किल सा लग रहा था। वो हर बार अपना काम करवाने के लिए एक ही जिन को बुलाया करती थी, मगर इस बार अपना काम करवाने के लिए इसे किसी और जिन को काबू में करना था। नहीं, कई घंटों के लिए मेरा ताल्लुक़ टूट जाएगा इस दुनिया में रहने वालों से। मैं किसी से राब्ते में नहीं रहूँगी। तुम्हें अकेले ही अमल करना होगा। बंगाली बाजी ने इसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वो दोनों वहाँ से चली आईं। मेरा सर बहुत भारी भारी रहने लगा है मौलवी साहब। हर 2-3 दिन बाद मेरा मूड तब्दील होने लगता है। कभी मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज़ लगने लगती है तो कभी मैं दिल ही दिल में पछताने लगता हूँ कि मैंने शादी का खर्चा बचाने के लिए शाइस्ता से शादी क्यों की है। काश ना करता। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मौलवी साहब। खुद के ख्यालात से उलझा हुआ अदनान आखिरकार थक हार कर मौलवी साहब के पास चला आया। अदनान की बात सुनकर मौलवी साहब को शक हुआ कि अदनान पर तावीज़ हो रहे हैं, मगर वो ये बात अदनान से छुपा गए और इसे वजीफ़ा पढ़ने को दे दिया। जब भी तुम्हारा दिल घबराने लगे तो तुम इस आयत को पढ़ना शुरू कर देना। मैं कुछ समझा नहीं मौलवी साहब। मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हूँ, सिर्फ अपनी बीवी की तरफ से उलझा हुआ हूँ। इसके बारे में कुछ मदद करें, अदनान ने बेचैन लहजे में कहा। इसकी बेचैनी और नादानी पर मौलवी साहब मुस्कुराए और कहने लगे, हर मुसीबत और सख्ती नज़र नहीं आती बच्चे। कुछ मुसीबतें इंसान पर बज़ाहिर नहीं, अंदरूनी हमले से वार होती हैं। तुम इन आयात का जिक्र करते रहना, ख़ास कर तब जब तुम्हें घबराहट या अलग सा एहसास होने लगे। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। खामोशी से दिल में पढ़ते रहना। मौलवी साहब ने इसे अच्छे से समझा दिया। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। अदनान ने झुककर मौलवी साहब को सलाम किया और फिर वहाँ से चला आया। अदनान की नज़र अपने मोबाइल पर जमी थी। वो सामने से तेज़ी से चलती आती अनाया से टकरा गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। वो इसकी जानिब देखता धीमे अंदाज में बोला। कोई बात नहीं। वो इससे बिना नज़रें मिलाए जवाब देकर वहाँ से चली गई। अदनान इसे जाता देखता रहा। अनाया के साथ वो 1 साल मदरसे में पढ़ा था। अनाया जब भी इसे देखती, इसे महसूस होता जैसे वो इससे मोहब्बत करती हो। अदनान ने घर की दहलीज पर जैसे ही कदम रखे, इसे शाइस्ता और मरियम के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो असबात में सर हिलाता अपने कमरे में चला आया। हर दिन लड़ाई झगड़ों से वो उकताने लगा था। कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर बाद शाइस्ता रोते हुए कमरे में आई और अदनान से शिकायतें लगाने लगे। अदनान सख्ती से आंखें मूंदे लेटा रहा, इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रात के 12 बजे का वक्त था।
आसमान पर मध्यम सा चमकता आधा चांद आज स्याह था। दिसंबर की सर्द अंधेरी खामोश रात में आलिया कब्रिस्तान के दरमियान बैठी अमल शुरू करने को तैयार थी। वो कब्रिस्तान में अकेली आई थी। किसी दूसरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में आकर अमल करे। बंगाली बाजी ने जो जो सामान बताया था वो सभी मौजूद था। आलिया सामान का जायज़ा लेने लगी। हाथ में पकड़ी बिल्ली और उल्लू की आंखें इसने ज़मीन पर रखीं और अदनान के नाखून और इसके सर के बाल अपने बैग से निकालकर इसने आँखों के दरमियान रखे। बाल इसने आमिर के ज़रिए नाई से हासिल किए थे और नाखून इसे शाइस्ता ने ला कर दिए। कल अदनान जब नाखून काट कर इन्हें फेंकने लगा तो शाइस्ता ने फेंकने के बहाने इससे नाखून लेकर अपने पास रख लिए थे। इस बार मैं दूसरे जिन को बुलाने लगी हूँ। अल्लाह करे वो जिन भी इस जिन की तरह अच्छा ही हो। आलिया ने जादुई किताब खोली और शैतानी अमल करने से पहले अल्लाह से मदद मांगी। वो इस हकीकत को भूल बैठी थी कि खुदा कभी भी ऐसे इंसान का साथ नहीं देता जो शैतान की पैरवी करता हो। इसे अमल पूरे 2 बजे शुरू करना था। वो मंतर याद करने लगी। जैसे ही इसके मोबाइल पर 2 बजे का अलार्म हुआ, इसने मंतर पढ़ना शुरू कर दिए। वो तेज़ी से मंतर पढ़ने लगी और साथ में बिल्ली और उल्लू की आंखों को आपस में रगड़ने लगी। 10 मिनट तक मुसलसल ऐसा करती रही। इसका अमल काम करने लगा और एक तेज़दार हवा का झोंका इसके चेहरे को छूकर दूर गायब हो गया। आलिया यकदम सहम गई और दोबारा मंतर पढ़ने लगी। इस बार इसकी आंखों में खौफ सा नज़र आने लगा और वो खौफ से भरी आंखों से यहाँ वहाँ देखने लगी। दोबारा से मौत जैसा सन्नाटा छा चुका था। वो दोबारा तेज़ी से मंतर पढ़कर आंखों को एक दूसरे से रगड़ने लगी। अचानक आंखों से खून बहने लगा और इसने अपने हाथ रोक दिए। अमल का दूसरा मरहला शुरू करने के लिए इसने बैग से छुरी निकाली और दरख्त के साथ बंधे काले चूजे की रस्सी खोलकर इसे अपने सामने रखा और इसके पंजे पर कील मारने के लिए बैग में कील तलाश करने लगी। इसे छोटी कील नहीं मिल रही थी। सही वक्त भी गुजर रहा था। आलिया ने जल्दी से बड़ी कील ही निकाल ली और जिंदा चूजे के पंजे पर मार दी। दर्द के मारे वो चूं चूं करने लगा। आलिया ने अपना भारी हाथ इसके सीने पर रखा और मंतर पढ़ने लगी। मंतर मुकम्मल होने पर आलिया ने छुरी की नोक चूजे के दिल पर रखी और दोबारा आंखें बंद करके दूसरा मंतर पढ़ने लगी। मंतर मुकम्मल होने पर इसने अपनी आंखें खोली तो देखा चूजा मर चुका था। ये चूजा कैसे मर गया? बंगाली बाजी ने कहा था चूजा सिर्फ तकलीफ में रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। आलिया चूजे को गौर से देखती फिक्रमंद लहजे में बोली। चूजे की आंखें सुर्ख होने लगीं और धीरे धीरे इनसे भी खून बहने लगा। यकदम मिट्टी का तूफान सब कुछ अपनी लपेट में लेने लगा। लगता है जिनकी हाजिरी होने वाली है, आलिया ने दिल में कहा। क्यों बुलाया है मुझे? भयानक भारी मर्दाना जिनाना आवाज़ इसके दाएं कान में गूंजी। वो मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहती हूँ। मुझे इस लड़के के बालों और नाखूनों का सुरमा बना दो। आलिया धीरे से अपने लबों को हिलाते खौफजदा अंदाज में बोली। चुड़ैल इसके पीछे खड़ी थी। चुड़ैल की गर्म सांसें इसके दाएं कान में उतरकर गर्माहट का एहसास दिलाने लगी। तूने मुझे गलत वक्त पर बुलाया है। मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना तुझे महंगा पड़ेगा। चुड़ैल बुलंद आवाज़ में कहती। आलिया को गर्दन से दबोचे इसे हवा में लहराने लगी। 1 मिनट के चकराव के बाद आलिया दोबारा ज़मीन पर थी। इसके दाएं हाथ में नाखूनों और बालों की जगह सुरमा था। वो अपने मकसद में कामयाब तो हो गई थी, मगर चुड़ैल की दी धमकी इसे खौफजदा करने लगी। वो हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई और सुरमा लेकर वहाँ से भागने वाला काम किया। चुड़ैल के गायब होने के साथ चूज़ा भी गायब हो गया। दावत का एहतमाम मुकम्मल था। आलिया ने सबके लिए खीर बनवाई और इसमें बंगाली बाजी के दिए तावीज़ शामिल कर दिए, मगर अदनान की प्लेट में इसने डबल तावीज़ शामिल किए। अदनान जब खीर खाने लगा इसे फिर से घबराहट होने लगी।
अदनान ने फ़ौरन मौलवी साहब की बताई आयत पढ़ना शुरू कर दी। खीर खाने के बाद इसे कै आने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम गया और कै कर दी। कै के ज़रिए खीर निकल गई, मगर वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। इसके बदन में अलग सा दर्द उठने लगा। वो खुद पर काबू पाता घर चला आया। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में आया। शाइस्ता भी इसके पीछे चली आई। क्या हुआ है अदनान, तुम ठीक तो हो ना? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। शाइस्ता होश अंदाजी में कहती हुई इसके करीब आई और अपनी बंद मुट्ठी खोलकर इसे सुरमा दिखाया। अदनान इसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। ये तो सुरमा लग रहा है। हाँ सुरमा है, आओ मैं तुम्हारी आंखों में लगाती हूँ। शाइस्ता इसके करीब आई और अपना हाथ इसकी आंखों की तरफ बढ़ाया। अदनान का दिल पहले ही बेचैन और अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था। इसने सुरमे पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। शाइस्ता जैसे जैसे इसकी आंखों में सुरमा डालती गई, मन ही मन आलिया के बताए मंतर पढ़ने लगी। ओ सुरमा बनाने वाले जिन, हाजिर हो, अपने जादू का करिश्मा दिखाओ, मेरे शौहर को मेरा दीवाना बनाओ। सुरमा मुकम्मल लगाने तक शाइस्ता ये मंतर पढ़ती रही। मंतर मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद अदनान के कानों में जिन्नात के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि अदनान का वजूद लहरा उठा। आह मेरे कान! वो अपने कानों पर हाथ रखता बेड से खड़ा हो गया। क्या हुआ है अदनान? अदनान को तड़पता देखकर वो भी बिस्तर से उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई। जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से उबलती अपनी आंखें बाहर की तरफ निकालता इसे कंधों से धक्का देकर दूर गिराता हुआ बोला, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, तुम सबको तबाह कर दूंगा। अदनान भारी मर्दाना आवाज़ में कहता खुद के बाल नोचने लगा। अदनान को इस रूप में देखकर शाइस्ता रोते हुए बाहर की तरफ भागी और सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। रात के 12 बजे का वक्त था। नाइला फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। शाइस्ता को रोता हुआ देखकर परेशान होने लगी। क्या हुआ है लड़की, क्यों रो रही हो? कुछ बोलने के बजाय शाइस्ता अपने कांपते हाथ से कमरे की तरफ इशारा करने लगी। इसके खौफ से फड़फड़ाते होंठ कुछ भी कहने की सलाहियत खो चुके थे। शाइस्ता का रोना नाइला को बेचैन करने लगा। वो फ़ौरन अदनान के कमरे की तरफ भागी। कमरे में कदम रखते ही इनके कदम लड़खड़ाए। ज़मीन पर बैठा अदनान अपने बालों को नोच कर खा रहा था। मेरा बच्चा! अदनान की हालत देखकर नाइला अपना सीना पीटते हुए कमरे में दाखिल हुई और अदनान का चेहरा अपने हाथों में लिया। ये तुम क्या कर रहे हो अदनान, होश में आओ। वो आंखों में आंसू रोके अदनान की लाल होती आंखों में देखकर बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अदनान ने नाइला को कंधे से झंझोड़ते हुए कहा। दूर खड़ी शाइस्ता मज़ीद सहमी और जैन को बुलाने इसके कमरे में भागी। अदनान चीखता चिल्लाता हुआ कमरे से निकला और गेट के साथ अपना सर मारकर घर से बाहर निकल गया। सभी घर वाले इसके पीछे भागे और इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। अदनान की चीखों पुकार सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कोई जाओ मौलवी साहब को बुला कर लाओ। बेकाबू होते अदनान को पकड़े जैन ने कहा। मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ मौलवी साहब के घर गया और इन्हें बुला कर लाया। अदनान गली के दरमियान में बैठा अपने बालों को नोच रहा था। मौलवी साहब जैसे अदनान के सामने आकर खड़े हुए, अदनान फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। वापस चला जा मौलवी, मेरे मकसद के पूरा होने तक तेरा कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करेगा। अदनान को काबू किए जिन ने मुस्कुरा कर कहा। मौलवी साहब अदनान की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए अपने दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ रहे थे। इनके हाथ में मौजूद सफ़ेद तस्बीह तेज़ी से हिलने लगी। मौलवी साहब ने तस्बीह को अपनी मुट्ठी में बंद किया। फजर का वक्त होने वाला है। बच्चे को बहलाकर इसे कमरे में लेकर जाएं, मैं इसे दम करता हूँ। मौलवी साहब अदनान को देखते ही पहचान गए कि इसके साथ क्या मसला है। नाइला अदनान को बहलाकर अपने साथ कमरे में ले आई। मौलवी साहब ने सबको अदनान से दूर रहने का कहा। इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर था।
कमरे में सिर्फ मौलवी साहब और मरियम थे। मौलवी साहब ने तस्बीह अदनान के माथे पर रखी और सूरह फातिहा पढ़ने लगे। आह छोड़ मुझे, सूरह फातिहा की बरकत से अदनान के वजूद में मौजूद जिन को तकलीफ़ पहुंची, वो चीख कर इसके वजूद से निकल गया और अदनान बेहोश हो गया। इस बच्चे को काबू करने के लिए इस पर जिन छोड़ा गया है, मुश्किल से ही ठीक होगा। मौलवी साहब की बात सुनकर मरियम रोने लगी। इसे पूरा यकीन था ये काम आलिया का ही होगा। मुझे मालूम है मौलवी साहब, ये काम अदनान की बीवी और इसकी सास का है। यही दोनों चुड़ैलें ऐसा कर सकती हैं, मरियम ने रोते हुए कहा, और तेज़ कदमों से कमरे से निकलकर लाउंज में आई। बिना लोगों का ख्याल किए आलिया को सुनाने लगी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगी। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। क्या जादू पिलाया है मेरे भाई को जो इसकी ये हालत हो गई है। मरियम का इल्ज़ाम सुनकर सब हैरान होने लगे और वो दोनों डर गईं। फजूल बकवास मत करो मरियम, मैं क्यों ऐसा करूँगी? बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। दोनों रात के 12 बजे घर वापस आए हैं। डर गए होंगे, ठीक हो जाएगा अदनान, आलिया ने घबराते हुए कहा। इसके पास झूठ पहले से ही तैयार था। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर सिर्फ अदनान क्यों डरा है, ये लड़की क्यों नहीं डरी? बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है, मरियम ने गुस्से से कहा। वो आलिया के हर राज से वाकिफ़ थी। वो जानती थी आलिया जादू टूना करती है। मरियम के सवाल पूछने की देर थी, शाइस्ता गला फाड़ कर कहके लगाने लगी और अपना गला खुद ही दबाने लगी। सबका ध्यान मरियम से हटकर शाइस्ता की तरफ हुआ। ये क्या कर रही हो शाइस्ता तुम? छोड़ो खुद को। आलिया ने शाइस्ता के हाथ पकड़े, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। एक लम्हे के लिए आलिया को लगा शायद शाइस्ता ड्रामा कर रही है, मगर हकीकत में वो भी असरअंदाज होने लगी थी। ड्रामे कर रही है, चलो ले जाओ इसे अपने घर, मरियम ने चिल्ला कर कहा। आलिया शाइस्ता को अपने साथ अपने घर ले आई। वो आंखें बंद किए लेटी थी। शाइस्ता आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? आलिया शाइस्ता के सरहाने बैठी सरगोशियाना अंदाज में बोली। इसे लग रहा था कि शाइस्ता ड्रामा कर रही है। कहाँ हो तुम शाइस्ता? शाइस्ता? अदनान शाइस्ता को आवाज़ें लगाता कमरे में दाखिल हुआ और इसे हाथ से पकड़कर खींचकर बिस्तर से उठाया। वो अब भी बेहोश थी। इसकी बेहोशी की परवाह किए बिना ही वो इसे बाजू से घसीटकर वहाँ से ले जाने लगा। अदनान का खौफनाक रूप देखकर आलिया सहमी और डरते हुए शाइस्ता को इससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो इसे अदनान, क्या कर रहे हो तुम? हटो पीछे, खबरदार जो मेरी बीवी को मुझसे जुदा करने की कोशिश भी की। अदनान ने आलिया को एक ही वार से धक्का देकर दीवार के साथ लगाया और शाइस्ता को बुरी तरह घसीटता हुआ घर लाया और कमरे में बंद कर दिया। लगता है अदनान पर तावीज़ उलट गए हैं। मुझे बंगाली बाजी से राब्ता करना पड़ेगा। अब वो ही बता सकती हैं ये दोनों कैसे ठीक होंगे। आलिया अपनी दर्द करती कमर पर हाथ रखे बोली और बंगाली बाजी को कॉल मिलाने लगी। इसका नंबर बंद आने पर इसे याद आया कि वो तो 40 दिन का चिल्ला काट रही है। अब 40 दिन बाद ही इनसे राब्ता होगा। ये सोचकर आलिया के हाथ पांव खौफ और परेशानी से कांपने लगे। दरवाज़ा खोलो अदनान, खाना खा लो। शाइस्ता को भी भूख लगी होगी। चलो शाबाश, बाहर आओ। नाइला दरवाजे पर दस्तक देती नरम लहजे में बोली। अदनान ने 2 दिन से खुद को और शाइस्ता को कमरे में बंद किया था। किसी के कहने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मौलवी साहब ने इन दोनों को अलग रखने का मशवरा दिया था, मगर जादू की असर की वजह से अदनान शाइस्ता को खुद से जुदा नहीं होने दे रहा था। आता हूँ अम्मी, अदनान ने थके हारे लहजे में जवाब दिया और दरवाज़ा खोला। इसकी आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के थे, होंठ सफ़ेद पड़े हुए थे। इसकी पागलों जैसी हालत देखकर नाइला इसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी और फ़ौरन इसके गले में मौलवी साहब का दिया तावीज़ डाला और शाइस्ता को आलिया के घर भेज दिया। अदनान वाशरूम गया और फ्रेश होने लगा। इसने जैसे ही अपना चेहरा धोना शुरू किया, इसकी आंखों से सुरमा उतरने लगा। सुरमा उतरने की देर थी
کہ وہ خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس چلا آیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مولوی صاحب، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے بدن میں بہت بھاری، بہت زیادہ پتھر رکھ دیے گئے ہیں۔ تم پر جادو کے ذریعے جنات چھوڑے گئے ہیں۔ میری پڑھائی کی وجہ سے ان کا اثر کم ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے سچ بتایا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کام شائستہ کا ہی ہے۔ وہ مزید خاموش رہنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر وہ گھر چلا آیا۔ اپنا سامان باندھو اور کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کی طرف چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ویسے بھی تمہاری ماسی کا کہنا ہے تمہارے ساتھ جنات میری وجہ سے آئے ہیں، مجھ سے دور رہو گی تو محفوظ رہو گی۔ عدنان الماری سے شائستہ کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کرتی شائستہ چونکی۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی، کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے سوات یا مری گھومنے چلے جائیں، اس طرح ہمارا دل بھی بہل جائے گا۔ شائستہ بستر سے نکل کر عدنان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پھر کبھی چلے جائیں گے، تم کچھ دن اپنے میکے میں رہو۔ عدنان اسے میکے جانے کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عالیہ، تمہارے جادو ٹونے نے میری بیٹی کا گھر برباد کر دیا ہے۔ اب کچھ کرو کہ عدنان شائستہ کو گھر واپس لے کر جائے۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی بات ہے کہ ہم نے عدنان پر جادو کیے ہیں جو الٹ گئے، اب کرو کچھ۔ رخسانہ نے روتی ہوئی شائستہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور سامنے بیٹھی عالیہ کو خوب سنا بھی رہی تھی۔ کچھ خراب نہیں ہوا ہے، بس تھوڑا تعویذ بھاری ہو گیا عدنان پر، لیکن آپ فکر مت کریں، میں بنگالی باجی سے بات کروں گی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود عالیہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی صرف جادو کرنے اور کروانے کا ہی سوچ رہی تھی۔ شائستہ کو ماں کے گھر آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ عدنان اب پہلے سے کافی بہتر اور اچھا بھی محسوس کر رہا تھا۔ سبھی اسے شائستہ کو واپس لانے کا کہنے لگے، مگر اس کا دل اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ شائستہ کے ماں بننے کی خبر سن کر عدنان کو اسے گھر واپس لانا پڑا۔ میں تمہیں گھر تو واپس لے آیا ہوں، لیکن میری بات اب دھیان سے سنو۔ بلا وجہ ہر وقت کا رونا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں خود ایک سادہ انسان ہوں، تو تمہیں بھی میرے ساتھ سادہ ہی رہنا پڑے گا۔ ماہ بعد جب تنخواہ ملا کرے گی تو باہر گھمانے لے جایا کروں گا۔ بلا وجہ ہر ہفتے ضد کر کے اپنا اور میرا سکون خراب مت کرنا۔ وہ دونوں بستر پر بیٹھے تھے۔ عدنان ٹی وی دیکھنے کے ساتھ اسے سمجھا بھی رہا تھا۔ شادی کے لیے جو اس نے قرضہ لیا تھا ابھی تک وہی واپس کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شائستہ ہاتھ میں پکڑے 5000 کے نوٹ کو دیکھ کر روتی شکل بنانے لگی۔ اسے 5000 اپنے خرچے کے لیے بہت کم لگ رہا تھا۔ تمہاری تنخواہ اتنی بھی کم نہیں ہے عدنان، جو تم مجھے خرچے کا 5000 دے کر ساتھ 5000 باتیں بھی سنا رہے ہو۔ شائستہ حلق میں آنسو روکے مدھم لہجے میں بولی۔ عدنان ٹی وی سے نظریں ہٹا کر شائستہ کو غصیلی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شادی پر تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے میں نے جو ادھار لیا تھا ابھی تک وہی واپس کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک فضول خرچی بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ وہ بیزاری سے جواب دیتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہر وقت شائستہ کا رونا دھونا اسے مستقل پریشان کرنے لگا تھا۔ کاش میری شادی عدنان کے بجائے عامر سے ہو جاتی۔ وہ پھر سے عامر کی تصویریں دیکھ کر افسردہ ہونے لگی اور اپنا گلا گھونٹنے لگی۔ شائستہ کی چیخوں کی آوازیں سن کر صحن میں بیٹھی نائلہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ شائستہ کو خود کو مارنے کی کوشش کرتا دیکھ کر سہم گئی۔ لگتا ہے پھر سے جنات کا اثر ہو رہا ہے شائستہ پر، نائلہ نے گھبراتے ہوئے کہا اور اسے ہوش میں واپس لانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شائستہ ڈپریشن میں تھی۔ وہ بس چیختی اور روئے چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی نارمل ہو گئی۔ 40 دن بعد۔ یہ 40 دن میں نے بہت مشکل سے گزارے ہیں بنگالی باجی۔
آپ کے بتائے عمل نے تو سب خراب کر دیا ہے۔ عدنان اور شائستہ دونوں پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب بھی اکثر دونوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ پلیز کچھ کریں۔ 40 دن ختم ہوتے ہی عالیہ بنگالی باجی کے پاس چلی آئی۔ بنگالی باجی پہلے سے ہی سب کچھ جانتی تھی۔ تو نے عمل کرنے کے دوران بہت بڑی غلطی کر دی ہے عالیہ۔ میں نے تجھے کہا تھا صرف چوزے کو زخمی کرنا، مگر تو نے اسے جان سے مار ڈالا۔ جانتی بھی ہے اس چوزے میں کس کی جان قید تھی؟ بنگالی باجی ہاتھ میں پکڑی سرخ تسبیح کو گول گول گھماتے اپنا چہرہ عالیہ کے چہرے کے نزدیک لاتے ہوئے بولی، کس کی جان قید تھی؟ عالیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی خوف زدہ انداز میں بولی، اسی جن کے بچے کی جس کے ذریعے تو اپنا کام کرواتی تھی، مگر تو نے اس بچے کو مار کر جن اور چڑیل کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ جب تک وہ اپنے بچے کے بدلے ان کا بچہ نہیں مار دیتے انہیں سکون نہیں ملے گا۔ بنگالی باجی نے اسے سچ بتایا، جسے سن کر عالیہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس کا کوئی تو حل ہوگا بنگالی باجی، حل تو ہے، اگر کام ہو گیا تو تمہاری بھانجی کے بچے کی جان بخش دیں گے۔ اسے صرف قتل کے لیے بچہ چاہیے۔ شائستہ کے حمل کے برابر اگر کسی اور عورت کے حمل پر عمل کر دیا جائے تو تمہاری بھانجی محفوظ رہے گی۔ ہاں مجھے منظور ہے، شائستہ کی جٹھانی بھی ماں بننے والی ہے، اگر اسی کو استعمال کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ عالیہ کے دماغ میں اچانک سویرا کا خیال آیا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیر کس بات کی، ابھی ہی عمل شروع کرتے ہیں، بنگالی باجی نے کہا، اور پھر عالیہ کے سامنے 2 گھنٹے کا عمل کیا اور لڈو میں شائستہ کا نام لکھ کر وہ لڈو عالیہ کو دیا۔ یہ لڈو اس لڑکی کو ٹھیک اسی وقت کھلانا جس وقت تم نے چوزے کو مارا تھا۔ چڑیل خود اس سے اپنا بدلہ لینے وہاں چلی آئے گی اور یہ الفاظ دہراتی رہنا جب تک وہ لڑکی لڈو نہ کھا لے۔ بنگالی باجی نے اسے ساری تفصیل سمجھا دی۔ عالیہ خوشی خوشی وہاں سے چلی آئی۔ اس نے عمل رات کے وقت کیا تھا۔ رات 12 بجے لائٹ چلی گئی۔ سویرا چھت پر ٹہل کر نور کو چپ کروا رہی تھی۔ رونے کی آواز سن کر عالیہ جلدی سے اپنے چھت پر آئی۔ دونوں گھروں کے چھت آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے سویرا، کیوں رو رہی ہے نور؟ گرمی کی وجہ سے رو رہی ہے بھابھی، آپ کو تو پتہ ہے نور سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر آ جاؤ، UPS لگا ہے، جب لائٹ آئے گی تو واپس چلی جانا۔ اچھا بھابھی آتی ہوں۔ سویرا نے فوراً حامی بھر لی اور عالیہ کے گھر چلی آئی۔ عالیہ کے کہنے پر وقاص نور کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وقت پورا ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ سویرا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے لڈو سویرا کے سامنے رکھے۔ یہ لڈو کھاؤ، یہ خاص میں نے شائستہ کے لیے بنائے ہیں۔ سویرا نے جیسے ہی وہ لڈو اٹھائے، عالیہ اونچی آواز میں بولی۔ سویرا نے خوشی خوشی وہ لڈو کھا لیے۔ لڈو تو بہت اچھے بنے ہیں بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں، شائستہ کے ساتھ میرا بھی خیال رکھتی ہیں۔ لڈو کھانے کے بعد سویرا نے مسکرا کر کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی عالیہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ عالیہ بھی مسکرا دی۔ بجلی آئی اور سویرا نور کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ کمرے میں اپنا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے پیٹ میں شدت کا درد اٹھا۔ آہ زین، وہ چلا کر زین کو آواز لگاتی اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زمین پر بیٹھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اپنا بدلہ لینے چڑیل آئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ کمرے میں اندھیرا چھاتے ہی سویرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ آئی ایم سوری، ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ سویرا کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر نے اسے بتایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے کو بھگونے لگے۔ 2 دن پہلے تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک بچے کو کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ بیڈ کا سہارا لے کر سیدھی ہوئی۔ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ خیر اللہ کو یہی منظور تھا، ڈاکٹر نے رپورٹ تیار کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ 9 ماہ بعد سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے خالہ۔ عدنان اب مکمل طور پر میری مٹھی میں بند ہے۔ بنگالی باجی کے تعویذ نے اثر آہستہ کیا ہے، مگر بہترین کیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے شائستہ خوشی سے
आलिया को इसके कामयाब तावीज़ों के बारे में बताने लगी। हाँ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने तुम्हारे रास्ते से सारे कांटे हटा दिए हैं। आलिया ने तकब्बुर से कहा। इसे खुद पर और अपने जादू टूने पर बहुत तकब्बुर था। रात के 10 बजे का वक्त था। शाइस्ता मरियम और नायला से लड़ झगड़ कर आलिया के पास चली आई। इसे मनाने अदनान फ़ौरन वहाँ चला आया। आलिया इसे माँ बहनों के खिलाफ करने में मसरूफ़ थी। वो गर्दन झुकाए खामोशी से सब सुनता रहा। अचानक शाइस्ता ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और ख़ुद का गला दबाने लगी। शाइस्ता, क्या कर रही हो? छोड़ो खुद को। वो दोनों मिलकर इसे काबू करने की कोशिश करने लगे, मगर वो खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। इसे होश में वापस लाने के लिए अदनान ने ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। शाइस्ता यकदम खामोश हुई और इसे हैरान नज़रों से देखते हुए बेहोश हो गई। अदनान इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गया। 2 घंटे बाद अल्लाह ने इसे बेटे की नेमत से नवाजा। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय वो दोनों फिर से तकब्बुर करने लगीं। मेरे बच्चे को तुम्हारी माँ बहन हाथ नहीं लगाएंगी, ये मेरी दुश्मन है तो फिर मेरे बच्चे की भी दुश्मन है। शाइस्ता बच्चे को गोद में उठाए हुए थी। अदनान इसके सामने खड़ा था। वो हॉस्पिटल में कोई हंगामा नहीं चाहता था, इसीलिए अपने गुस्से को ज़ब्त कर गया। मैं घर जा रहा हूँ, आ जाना अपनी मासी के साथ घर, वो गुस्से से कहकर कमरे से निकल गया। बहुत अच्छा किया तुमने शाइस्ता, बस इसी तरह आगे भी अपने बच्चे को इनके करीब मत जाने देना। आलिया इसकी हौसला अफजाई करने लगी। पास बैठी रुखसाना पहले खामोशी से सब सुनती रही। आलिया की उल्टी बातें सुनकर वो हैरान हुई। ये कैसी बातें सिखा रही हो शाइस्ता को? बच्चे की दादी फुफ्फी हैं वो, फजूल बातें ना सिखाओ इसे, रुखसाना ने सख्त लहजे में कहा और अदनान को रोकने इसके पीछे गई, मगर वो जा चुका था। शाम के वक्त रुखसाना खुद ही इसे घर ले आई। नायला ने बच्चे के सर पर पैसे वार कर सदका किया। सवेरा की बेटी जल्दी से नायला के करीब आई और बच्चे को हाथ लगाकर उठाने लगी। हटो पीछे, लड़की गिराओगी बच्चे को। पास खड़ी आलिया ने झट से बच्ची को खींचकर पीछे हटाया। वो रो पड़ी। मरियम से आलिया का रवैया बर्दाश्त ना हुआ और वो बोल पड़ी, ये क्या बदतमीज़ी है भाभी, कुछ शर्म करें, ये बच्ची है, हाथ लगा लिया तो क्या हो गया? मरियम ने ऊंची आवाज़ में कहा। दोनों में तू मैं होने लगी। रुखसाना ने आलिया को चुप रहने का कहा और इसे वापस घर भेज दिया। मैं माजरत करती हूँ आलिया की तरफ से, वो थोड़ा जज्बाती हो जाती है, बात आगे ना बढ़े इसीलिए आलिया की जगह रुखसाना ने माफ़ी मांग ली। कोई कुछ ना बोला। आलिया के जाने के बाद सब इकट्ठे बैठकर बातें करने लगे। शाइस्ता ने बच्चे को सीने से लगा रखा था। जैसे ही रात के 2 बजे शाइस्ता को कमरे में सख्त गर्मी महसूस होने लगी। ये अचानक कमरे में इतनी गर्मी क्यों होने लगी है? शाइस्ता ने बच्चे को खुद से अलग किया और इसे बिस्तर पर लिटाने लगी। बच्चे का पूरा बदन नीला पड़ता देखकर वो घबराई। अदनान, अम्मी जल्दी आए। शाइस्ता घबराकर बिस्तर से उतरी और बच्चे को उठाकर कमरे से बाहर भागी। सहन में मौजूद सभी घर वाले शाइस्ता को रोता देखकर घबरा गए। अदनान ने फ़ौरन बच्चे को गोद में उठाया। वो मर चुका था, वो नीला पड़ चुका था। अदनान ने इसके सीने पर कान रखे। बच्चे का दिल आहिस्ता से धड़क रहा था। वो बच्चे को लेकर तेज़ी से घर से निकला। जैन इसके पीछे भागा। वो गाड़ी के इंतज़ार में मज़ीद देर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मोटरसाइकिल पर ही बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। शाइस्ता का रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? वो माँ के सीने से लगी अपनी तसल्ली के लिए इससे सवाल पे सवाल पूछने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। पास खड़ी मरियम इसे तसल्ली देते हुए बोली। इसके कहे सच्चे अल्फाज शाइस्ता के दिल पर जा लगे और वो माँ से अलग हुए इसे गहरी नज़रों से देखने लगी। इसकी आंखों में शर्मिंदगी आने लगी। वो सच्चे और नेक रास्ते पर चलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम सॉरी, आपने आने में देर कर दी है। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से आधा घंटा पहले ही हो चुकी है। बच्चे को चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने अफसोसनाक लहजे में कहा। अदनान के कदम लड़खड़ाए। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
میرے خیال سے یہ کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بچے کے سینے پر انگلیوں کے نشان ہیں۔ ڈاکٹر نے بچے کا سینہ عدنان کو دکھایا۔ انگلیوں کے نشانات دیکھ کر عدنان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کچھ نہ بولا، خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے بچے کی لاش کو اٹھا کر گھر چلا آیا۔ عدنان کی راہ دیکھتی شائستہ بچے کو عدنان کی گود میں دیکھ کر بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ وہ عدنان کی نم آنکھوں میں امید کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ امی بچے کو غسل دے دیں۔ اسے نظر انداز کرتے عدنان نے بچہ ماں کی گود میں دیا۔ وہ چکراتی ہوئی زمین پر جا گری۔ میں چاہتی تو بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی، لیکن میں نے اس بچے کو دنیا میں آنے دیا تاکہ تم اپنے بچے کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا تھا، تمہاری وجہ سے۔ آج کے بعد کسی چڑیل کے بچے کو مارنے سے پہلے اس کے انتقام کو یاد کر لینا۔ بے ہوشی کی حالت میں چڑیل اس کے کانوں میں آخری الفاظ کہہ کر اس کے وجود کو ہلا گئی۔ تم جب جب ماں بنو گی میرے زخم تازہ ہو جائیں گے۔ چڑیل کی آواز غائب ہوتے ہی شائستہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے پاس عالیہ اور رخسانہ تھیں۔ عالیہ اسے تسلی دینے لگی۔ شائستہ نے اسے دھکا دے کر اپنے پاس سے ہٹایا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے خالہ۔ نہ آپ چڑیل کے بچے کو مارتی، نہ وہ میرے بچے کو مارتی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی عدنان پر جادو کروانے میں آپ کا ساتھ دے کر، شائستہ نے روتے ہوئے کہا۔ ان سب باتوں سے انجان رخسانہ چونکی۔ تم اپنے ساتھ شائستہ کو بھی الٹے راستے پر لے آئی ہو، شرم کرو عالیہ۔ اور تم شائستہ کیوں ساتھ دیا اس کا؟ رخسانہ دونوں کو ڈانٹنے لگی۔ شائستہ نے ماں کو ساری سچائی بتا دی کہ کس وجہ سے اس نے عالیہ کا ساتھ دیا۔ سچ سن کر رخسانہ کو غصہ آیا، مگر وہ اس وقت شائستہ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی جس سے وہ مزید اداس ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد بچے کو دفنا دیا گیا۔ عدنان شائستہ کے قریب تک نہیں آیا اور رخسانہ کو شائستہ کو گھر لے جانے کا کہنے لگا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے شائستہ۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا اور ان دونوں کا ساتھ دینے والا جہنمی ہوتے ہیں۔ عدنان پر جادو کروا کر تم نے اپنا ایمان ضائع کر دیا ہے شائستہ۔ اللہ سے معافی مانگو اور عدنان کا دل جادو ٹونے سے نہیں اپنے اخلاق سے جیتو۔ مرد کو غلام بنا کر رکھنا لڑکی کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ اسے پیار اور عزت دو۔ اسے پیار عزت دو گی تو وہ خود ہی تمہارا بن جائے گا۔ دوبارہ جادو کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ رخسانہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اس نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جان گئی ہوں امی، جادو کا سہارا لے کر نہ ہی ہم اپنی قسمت بدل سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کی قسمت بدل سکتے ہیں، صرف خود کا نقصان ہی کرتے ہیں۔ بچہ کھونے کے بعد اسے کچھ عقل آ گئی تھی، مگر بچے کے ساتھ وہ عدنان کو بھی تقریباً کھو چکی تھی۔ بچے کی موت کا ذمہ دار وہ شائستہ کو ہی مانتا تھا۔ شائستہ دوبارہ ماں کبھی نہیں بنی۔ وہ جانتی تھی چڑیل دوبارہ بچے کو مار دے گی۔ عدنان نوکری کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گیا اور بچے کی خاطر وہیں دوسری شادی کر لی۔ شائستہ کے ساتھ رہ کر کبھی اس کا دل مطمئن ہوا ہی نہیں تھا۔ جس رشتے کی بنیاد ہی جادو ٹونے مطلب حرام طریقے سے کی گئی ہو، وہ رشتے آگے چل کر کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ عالیہ اب بھی دوسروں پر جادو ٹونے کر رہی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ کالے جادو میں ماہر ہو چکی ہے۔ جب تک کسی کو اپنے جادو میں جکڑ نہ لے اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ گناہ کیے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ جادو ٹونے کر کے اپنے لیے سخت سے سخت ترین عذاب آج بھی تیار کر رہی ہے۔ اس کی بگڑتی شکل اس کے کارناموں کی گواہ ہے۔ اللہ جس انسان کی رسی جتنی ڈھیلی کرتا ہے، بعد میں اتنی ہی زور سے کھینچتا بھی ہے۔ انسان گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، تو اللہ گندے دل میں اپنا ایمان کیسے ڈال سکتا ہے؟ عالیہ جیسے لوگ جو شیطانی راستے پر چل کر اپنا ایمان گوا دیتے ہیں،
ایسے لوگوں کی پکڑ قیامت کے دن سخت سے سخت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔